हेलो एवरीवन। सो आज अपन करेंगे प्लांट किंगडम के 2 लेक्चर रिवाइज, क्योंकि 3 लेक्चर रिवाइज कराने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं था। तो मैंने 2 लेक्चर अच्छे से रिवाइज करवाए हैं एंड साथ के साथ मैंने एनसीईआरटी भी अच्छे से कराई है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैंने ये वाला चैप्टर के जो बैकलॉग थे ना, उसे बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है विथ नोट्स। ठीक है, तो आज अपन रिवाइज करेंगे, बट किस तरीके से अपन रिवाइज करेंगे वो आपको मैं फर्स्टली आइडिया दे देती हूँ, सो दैट आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहे। और अगर आपका बहुत अच्छे से रिविजन नहीं हुआ है तो आप लोग सिर्फ इस वीडियो को देखेंगे और आपकी हर एक चीज़ टिप्स पे होगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जितने भी लेक्चर्स हैं ना, इसको हम नोट्स के थ्रू सारे रिवाइज कराएंगे। आप देखेंगे कि एक एक लाइन मैंने बहुत अच्छे से रिवाइज करवाई है। विपिन सर की जो पीडीएफ है आप वो खोल के देख सकते हैं। सबसे पहले लेक्चर को रिवाइज कराना है, उसके बाद एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है। और आप लोग जब ये दोनों चीज़ें अच्छे से इस वीडियो में कर लेंगे ना, तो जाके तुरंत डीपीपी सॉल्व करना है, क्योंकि लेक्चर के जस्ट बाद अगर आप डीपीपी सॉल्व कर लेते हैं ना, तो उससे ना हमें पता चल जाता है कि ये वाला लेक्चर मैंने अपनी मुट्ठी में कर लिया और इस लेक्चर का मेरा हर एक कंसेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, हमारी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, याद तो मैं आपको करवा दूंगी, बस आप वीडियो ध्यान से सुन लेना। अगर आप इस वीडियो में आ गए ना, तो पूरी वीडियो देख के ही जाना। ठीक है, और तुरंत डीपीपी सॉल्व करके मुझे ये बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। ठीक है, सो चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर ने यहाँ पे हमें बताया कि जो आर एच विटेकर थे वो 1969 में क्लासीफाई किया था सारे ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में। ठीक है, जिनके नाम थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया। ठीक है, आर एच विटेकर 1969 में क्लासीफाई किए थे 5 किंगडम को। ठीक है, कौन थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया। ठीक है, मेरे साथ अच्छे से रिवाइज करते जाओ। जो आर एच विटेकर थे उन्होंने 1969 में क्लासीफाई किया था 5 किंगडम को, जो थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया। ठीक है, और उन्होंने जो प्लांटी था ना, उसको टाइम के साथ साथ उसकी जो डेफिनेशन थी ना, वो चेंज होती जा रही थी। डेफिनेशन ऑफ प्लांट्स गॉट चेंज्ड ओवर टाइम। ठीक है, इन अर्ली सिस्टम, जो अर्ली सिस्टम था ना, उसमें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगी वर ऑल इंक्लूडेड इन प्लांट्स। मतलब अर्ली सिस्टम में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगी, इन सबको प्लांट्स में ही रखा जा रहा था। बताओ अर्ली सिस्टम में क्या हो रहा था? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगी, इन सबको इंक्लूड किया जा रहा था प्लांट्स में। ठीक है, अर्ली सिस्टम में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगी, इन सबको इंक्लूड किया जा रहा था प्लांट्स में। अर्ली सिस्टम में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगी को इंक्लूड किया जा रहा था प्लांट्स में। ओनली एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म को ही प्लांट्स में अब इंक्लूड किया जा रहा है। मतलब कि जो अभी जो रिसेंट आया है उसमें एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म, इन सबको ही प्लांट्स में इंक्लूड किया गया है। ठीक, उसके बाद आते हैं कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है वो एल्गी नहीं होती है एनीमोर। मतलब मैं आपको इसका बहुत अच्छे से बताती हूँ। सर ने बताया था कि कोई गरीब चंद है, उसकी गरीबी देख के उसका नाम गरीब चंद रख दिया गया था छोटे पे। ठीक है, उसके बाद वो कुछ सालों बाद बहुत ज़्यादा अमीर बन गया। ठीक है, तो उसे अमीर चंद तो नाम दे नहीं दिया जाएगा ना, तो इसी तरीके से ब्लू ग्रीन एल्गी को एल्गी नाम दे दिया गया, बट वो एल्गी नहीं है किसी भी हालत में। ठीक, समझ में आया कि नहीं? यहाँ तक तो मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है कि ब्लू ग्रीन एल्गी आर नॉट एल्गी एनीमोर। ओके, जो भी पढ़ा उसे एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। आर एच विटेकर 1969 क्लासीफाई ऑल ऑर्गेनिज्म इन 5 किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया। आर एच विटेकर ने 1969 में क्लासीफाई किया था ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया के बाद अर्ली सिस्टम में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगी को इंक्लूड किया जा रहा था प्लांट्स में। ठीक है, फिर उसके बाद ओनली एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को इंक्लूड किया गया प्लांट्स में। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी आर नॉट एल्गी एनीमोर। ठीक है, अब फीचर्स बताते हैं प्लांट। 4 फीचर से एकदम दिमाग में बसा लेना। ठीक है, सबसे पहला है यूकैरियोटिक होता है, सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, फोटोसिंथेटिक होते हैं और मोस्टली मल्टीसेलुलर इन नेचर होते हैं। यूकैरियोटिक होता है, सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, फोटोसिंथेटिक होता है, मोस्टली मल्टीसेलुलर इन नेचर होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक होता है, सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, मोस्टली मल्टीसेलुलर इन नेचर होता है। बट 2 ऐसे हैं जो कि यूनिसेलुलर होता है, एक होता है क्लोरेला, दूसरा होता है क्लैमिडोमोनास। तो मैंने इसको ट्रिक बताई है सी स्क्वायर यूनिसेलुलर होता है, सी स्क्वायर यूनिसेलुलर होता है, क्लोरेला, क्लैमिडोमोनास। ठीक है, क्लोरेला, क्लैमिडोमोनास। याद हुआ कि नहीं हुआ? बोलो मेरे साथ, क्लोरेला, क्लैमिडोमोनास, सी स्क्वायर जो कि होता है यूनिसेलुलर। इसके कितने फीचर्स होते हैं प्लांट्स के? 4। यूकैरियोटिक होता है, सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, फोटोसिंथेटिक होता है, मोस्टली मल्टीसेलुलर इन नेचर होता है। बट 2 ऐसे हैं जो कि यूनिसेलुलर होता है, एक होता है क्लोरेला, दूसरा होता है क्लैमिडोमोनास, जिसको मैंने याद करने का बताया है सी स्क्वायर। ठीक है, क्लोरेला, क्लैमिडोमोनास। आई थिंक आपको इतने बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे। चलो एक बार रिवाइज करते हैं। आर एच विटेकर 1969 क्लासीफाई ऑल ऑर्गेनिज्म इन 5 किंगडम सिस्टम। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया। डेफिनेशन plants got changed over time. In early system, bacteria, blue green algae, fungi were all included in plants. ठीक है, only algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm and angiosperms are included in plants. Only algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm and angiosperms are included in plant. ठीक है, और फिर उसके बाद नोट क्या था? ब्लू ग्रीन algae are not algae in anymore.
आर नॉट एल्गी एनीमोर, ठीक है। इसके फीचर्स क्या होते हैं, यूकैरियोटिक, सेलुलोजिक, सेल वॉल, फोटोसिंथेटिक, मोस्टली मल्टीसेलुलर इन नेचर। सिर्फ दो ऐसे होते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, वो होता है क्लोरेला और क्लैमिडोमोनास। ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर, ठीक है। अब चलो याद करते हैं। एंजियोस्पर्म आर द मोस्ट अबंडेंट, मोस्ट एडेप्टेड, वाइडली स्प्रेड प्लांट। ऑफकोर्स होंगे ही एंजियोस्पर्म मोस्ट अबंडेंट, कैसे, क्योंकि एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जब एल्गी से लेके एंजियोस्पर्म तक जाते हैं तो एल्गी सिंपलेस्ट है, तो एंजियोस्पर्म तो मोस्ट अबंडेंट होंगे ही ना। तो अच्छे से याद कर लो, एंजियोस्पर्म आर द मोस्ट अबंडेंट, मोस्ट एडप्टेड, वाइडली स्प्रेड प्लांट्स होते हैं। वो क्यों होते हैं, क्योंकि इनके पास ना नंबर मैक्सिमम होता है, दे नीड टू क्लासिफाइड इफिशिएंटली, ठीक है। फिर उसके बाद ना बस इतनी चीज़ें आपको याद करनी है, देयर नंबर इज मैक्सिमम, दे नीड टू बी क्लासिफाइड इफिशिएंटली, ठीक है। लीनियस जो थे उन्होंने इक्वल इंपॉर्टेंस दे दी गई थी वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स की, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वेजिटेटिव जो है वो इन्वायरमेंट के साथ बदलता रहता है ना। तो वेजिटेटिव करेक्टर जो होते हैं वो इन्वायरमेंट के साथ चेंज होते रहते हैं। बट इन्होंने क्या किया था, इनका ड्रॉबैक फर्स्ट यही था कि इन्होंने ना इक्वल इंपॉर्टेंस दे दी थी वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स के, ठीक है। तो पहला ड्रॉबैक तो ये है, लीनियस गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। इसमें क्या होता है, ये एडवर्सली अफेक्टेड होते हैं इन्वायरमेंट के साथ, जैसे जैसे मौसम बदलता रहेगा वैसे वैसे वेजिटेटिव में भी तो वो आएगा ना, चेंज आएगा ना। तो दैट्स वाई ये वाला पॉइंट उनका ड्रॉबैक बन चुका था। दूसरा ड्रॉबैक उनका ये था, इससे पहले आप लोग दिमाग में बहुत अच्छे से बसा लो कि लीनियस ने इक्वल इंपॉर्टेंस दे दी थी वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स की, ठीक है। और दूसरा ड्रॉबैक ये था, ही टुक ओनली अ फ्यू कैरेक्टर्स इनटू कंसिडरेशन फॉर क्लासिफिकेशन। उन्होंने कुछ ही कैरेक्टर्स लिए थे क्लासिफिकेशन के लिए, ये भी उनका बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, ठीक है। तो ही टुक ओनली अ फ्यू कैरेक्टर्स इनटू कंसिडरेशन फॉर क्लासिफिकेशन। लीनियस प्लेस क्लोजली रिलेटेड प्लांट्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज एंड डिफरेंट प्लांट्स और नॉन रिलेटेड प्लांट्स इनटू सेम कैटेगरी। आई थिंक आपको ये वाली लाइन बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि लीनियस ने प्लेस किया था क्लोजली रिलेटेड प्लांट्स को अलग अलग कैटेगरीज में, जबकि डिफरेंट प्लांट्स को, नॉन रिलेटेड प्लांट्स को सेम कैटेगरीज में। गाइस ये देखो आप लोग, ये वाला जो पेज है इसमें थोड़ा सा पार्ट मेरा रह गया था, तो फिर मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो चलो अब इस पार्ट को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। नेचुरल सिस्टम है वो दिया था बेंथम एंड हुकर ने, ठीक है। नेचुरल सिस्टम किसने दिया था, बेंथम एंड हुकर ने। किसने, बेंथम एंड हुकर ने नेचुरल सिस्टम दिया था। याद करो मेरे साथ, बेंथम एंड हुकर ने नेचुरल सिस्टम दिया था। नेचुरल सिस्टम किसने दिया था, बोलो, बेंथम एंड हुकर ने, जो कि बेटर देन है आर्टिफिशियल सिस्टम से। जो नेचुरल सिस्टम है वो बेटर देन है आर्टिफिशियल से। वो क्यों, वो मैं आपको समझाती हूँ। ये ना बेस्ड होता है नेचुरल एफिनिटीज अमंग प्लांट्स में, ठीक है। ये बेटर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मॉर्फोलॉजी, एनाटमी, अल्ट्रास्ट्रक्चर, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री को भी इंक्लूड किया गया था, जिससे क्या हो गया, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आने लगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, मॉर्फोलॉजी, एनाटमी, अल्ट्रास्ट्रक्चर, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री। बोलो मेरे साथ, मॉर्फोलॉजी, एनाटमी, अल्ट्रास्ट्रक्चर, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री। मॉर्फोलॉजी, एनाटमी, अल्ट्रास्ट्रक्चर, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि जो बाहर का अपीयरेंस है, आउटर स्ट्रक्चर है, उसको मॉर्फोलॉजी बोला गया है। एंड एनाटमी का मतलब होता है इनर स्ट्रक्चर, ठीक है। समझ में आ रहा है जो मैं बोल रही हूँ, कमेंट में बताओ, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी आउटर स्ट्रक्चर देख के, एनाटमी इनर स्ट्रक्चर देख के, अल्ट्रा स्ट्रक्चर का मतलब सेल का स्ट्रक्चर देख के, एम्ब्रियोलॉजी जाइगोट से जो एम्ब्रियो बन रहा वो ले लिया गया, फाइटोकेमिस्ट्री केमिकल्स के बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने नेचुरल सिस्टम को बेस्ड किया गया था, 5 में, मॉर्फोलॉजी, एनाटमी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, ठीक है। और ये जो बेस्ड है वो किसके द्वारा है, नेचुरल एफिनिटीज अमंग प्लांट्स के द्वारा, ठीक है। बहुत अच्छे से आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एंड फिर उसके बाद ना ये मेरे कुछ क्वेश्चंस जो थे मेरे को अच्छे लगे, तो वो मैंने इसी में इंक्लूड कर दिए। फर्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम कौन सा था, आर्टिफिशियल था। कौन सा था, आर्टिफिशियल था। विच ऑफ द फोर मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन, तो वो था फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ये भी सारे क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने सर जो करवाए थे वो लिख लिए हैं, ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इस पर बिल्कुल भी ध्यान ना दो, मैं तो बस ऐसे ही पढ़ा रही थी, ठीक है। आप लोग जब अच्छे से लेक्चर देखोगे ना तब आपको भी समझ में आ जाएगा, ठीक। और ये वाला पेज अच्छे से हो गया था। चलो अब आर्टिफिशियल सिस्टम कंप्लीट करते हैं। अर्लियर सिस्टम है ये एंजियोस्पर्मिक क्लासिफिकेशन का। आर्टिफिशियल सिस्टम किसने दिया था, लीनियस ने दिया था। कैरोलस लीनियस ने आर्टिफिशियल सिस्टम दिया था। कैरोलस लीनियस ने आर्टिफिशियल सिस्टम दिया था। ये बेस्ड होता है ग्रॉस सुपरफिशियली मॉर्फोलॉजी करेक्टर के, मतलब जो बाहर का आउटर स्ट्रक्चर है ना उसके बेसिस पे इसको क्लासीफाई किया गया था। इसमें 2 लिए गए थे, एक तो लिया गया था वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जिसमें नंबर ऑफ लीफ, कलर, साइज ये सब कुछ इंक्लूड था, और जिसमें हैबिट ऑफ प्लांट, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज, इन सब के बेसिस पे इसको क्लासीफाई किया गया था, ठीक है। और फिर उसके बाद ना दूसरा था रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसमें एंड्रोसियम लिया गया था। एंड्रोसियम स्ट्रक्चर काउंटेड नंबर ऑफ स्टम्स एंड डिवाइडेड एंजियोस्पर्म इनटू 24 क्लासेस, ठीक। लेकिन जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर था ना वो एनवायरनमेंट के साथ बदलता रह रहा था। जैसे मैं आपको समझाती हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो लीफ ली तो इसको प्रॉपर बहुत अच्छे से पानी वगैरह दिया गया, ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो हो गया, आप लोग देख सकते हो एकदम हष्ट पुष्ट है। जबकि दूसरे वाले प्लांट को वाटर नहीं दे गया, तो इस वजह से इसकी हालत ऐसी है, एकदम ऐसे लग रही है बिल्कुल कुपोषित सा है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, तो वेजिटेटिव जो स्ट्रक्चर्स थे ना उसको
इन्वायरमेंट के साथ वो चेंज होते जा रहे थे, तो इस वजह से इनका ड्रॉबैक था ये। आप लोग को ये वाला पेज बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है, बट एक बार मैं अच्छे से और रिवाइज करवा देती, फिर दूसरा पेज रिवाइज करेंगे। RH व्हिटेकर ने 1969 में क्लासीफाई किया था 5 किंगडम को, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया, ठीक है। डेफिनेशन प्लांट्स की जो है वो टाइम के साथ बदलती जा रही थी। इन अर्ली सिस्टम बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगी वर ऑल इंक्लूडेड इन प्लांट्स, ठीक है। ओनली एल्गी, ब्राइफाइट, टेरिफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म आर इंक्लूडेड इन प्लांट। ब्लू ग्रीन एल्गी आर नॉट एल्गी एनीमोर। यूकैरियोटिक, सेलुलोजिक, सेल वॉल, फोटोसिंथेटिक, मोस्टली मल्टीसेलुलर इन नेचर। 2 ही ऐसे थे जो कि यूनिसेलुलर थे, ठीक है। और लिनियस के 2 ड्रॉबैक थे। पहला तो इन्होंने वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव को एक साथ कर दिया था, एकदम इंपॉर्टेंस दी थी। और दूसरा इनका ड्रॉबैक था, इन्होंने कुछ ही कैरेक्टर्स लिए थे, ठीक। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से ये वाली चीज़ समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आर्टिफिशियल सिस्टम जो है वो किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था। बेस था किसके, ग्रॉस सुपरफिशियली मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर्स के बेसिस पे। आउटर स्ट्रक्चर देख के इसमें 2 टाइप के थे, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, दूसरा था रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, बार बार क्या ही रिवाइज करवाओ, ठीक है। आई थिंक आपको ये वाला पेज काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, बस हमारा एक पेज ही रिवाइज करने को बचा है, ठीक है। सो अब मैं अच्छे से वो रिवाइज करवाती हूँ। भाई साहब बोलने में बड़ी मौत आती है, ठीक है। नेचुरल सिस्टम जो होता है वो दिया था बेंथम एंड हुकर ने, ये बेटर देन होता है आर्टिफिशियल सिस्टम। यहाँ पे 5 कैरेक्टर्स थे, बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, एनाटमी, अल्ट्रास्ट्रक्चर, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, ठीक है। बहुत अच्छे से मैंने ये समझाया है। और फिर उसके बाद पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम आर्टिफिशियल था मोस्ट। एंड गाइज अब हमारा सिर्फ लास्ट पेज बचा है, इसे अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट, ठीक है। अब पढ़ेंगे फाइलोजेनेटिक सिस्टम, बेस्ड होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में। ये दिया था एंगलर एंड प्रांटल ने, इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, बट अच्छे से याद कर लो क्योंकि कुछ भी आ सकता है इस बार, ठीक है। ये बेस्ड होता है ये बेस्ड है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे। ये दिया था एंगलर एंड प्रांटल ने, एंगलर एंड प्रांटल ने। एजम्पशन ये थी कि ऑल द मेंबर्स ऑफ सेम टेक्स्टा मस्ट हैड कॉमन एंसेस्टर। फॉर एग्जांपल ABCD जो कॉमन एंसेस्टर है, ए के वो थे BCDE, और जो F के कॉमन एंसेस्टर थे वो थे GHI, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, C इज मोर सिमिलर, C जो है वो E के ज़्यादा सिमिलर हो गया I के। ऑफकोर्स जो इसके पास ज़्यादा है उसी के तो होगा ना सिमिलर, तो C E के सिमिलर है। वैसे ही सेम क्वेश्चन ये है कि जो G था वो मोर सिमिलर है I के या C के, तो ऑफकोर्स G किसके सिमिलर होगा, I के ही होगा ना, क्योंकि ये इसका कॉमन एंसेस्टर है। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। एंड चलो अब ये वाला पेज तो मैंने बहुत अच्छे से समझा ही दिया आपको, ठीक है। सो अब बढ़ते आगे, इसमें हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी एंड कीमोटेक्सोनॉमी। बहुत अच्छे से सुनना, सब कुछ एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, 100 ऑफ कैरेक्टर्स आर लिस्टेड एंड एनालाइज बाई कंप्यूटर। 100 ऑफ कैरेक्टर जो है उन्हें लिस्ट किया गया और एनालाइज किया गया था कंप्यूटर के द्वारा। एवरी कैरेक्टर वाज गिवन नंबर और कोड्स, जो प्रत्येक कैरेक्टर्स थे ना उन्हें दिया गया था नंबर और कोड्स की मदद से। फॉर एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कैरेक्टर फर्स्ट, प्लांट फर्स्ट, प्लांट सेकेंड, ऐसे दे रखा है। हमने यहाँ पे 5-6 कैरेक्टर लिए हैं। अगर प्लस प्लस आ रहा है तो वो सिमिलर दिखा रहे हैं, और प्लस माइनस आ रहा है तो वो डिसिमिलरिटी दिखा रहे हैं। तो अगर जो सिमिलर है उसको हमने 1 नंबर दिया और जो डिसिमिलर है उसको 0 नंबर दिया। ऐसे ही हमने मान लिया कि 100 कैरेक्टर थे, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 49 कैरेक्टर सिमिलर आए, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि प्रत्येक कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जा रही थी। इक्वल इंपॉर्टेंस इज गिवन टू ऑल कैरेक्टर्स आर गिवन 1 मार्क ओनली। दिस इज नॉट एप्ट सिस्टम। एप्ट मतलब अच्छा सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो समझ में आया, मैं आपको आगे बहुत अच्छे समझाने वाली हूँ। और जो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी है ना, इसको एडेंसियन टेक्सोनॉमी या फेनेटिक्स बोला गया है, और इसको दिया गया था एडेंसन ने, ठीक है। एडेंसन ने, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एप्ट सिस्टम का ये मतलब ये है कि मतलब कि आप कितना भी अच्छा कर लो, मतलब बहुत अच्छा कर लो, लेकिन तुम्हें मिलेगा एक ही नंबर, तो एक्सेप्टेड नहीं रहा ये, ठीक है। फिर उसके बाद आए साइटोटेक्सोनॉमी। इसमें क्या होता है, सेल हैज़ न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस हैज़ क्रोमोसोम। सेल के पास न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के पास क्रोमोसोम है। बेस्ड ऑन क्रोमोसोम्स नंबर, स्ट्रक्चर्स एंड बिहेवियर। बेस्ड ऑन क्रोमोसोम्स नंबर, स्ट्रक्चर्स एंड बिहेवियर्स, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कीमोटेक्सोनॉमी, जो कि बेस्ड होती है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट। इसमें क्या है कि रावल्फिया जो होता है वो कंटेंट करता है रेस्पिरिन, जो कि क्योर करता है हाई बीपी का, ठीक है। हाई बीपी को क्योर करता है कौन, रॉल्फिया, जो कि कंटेंट करता है रेस्पिरिन। ब्रोकली जो होता है वो कंटेंट करता है सल्फोरेफिन, जो कि एंटी कैंसरस होता है। ब्रोकली कंटेंट करता है सल्फोरेफिन, जो कि एंटी कैंसरस होता है। गाइस मैंने पूरा एक लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो बहुत अच्छे से समझा दिया। अब मैं इसकी एनसीईआरटी रिवाइज करवाऊंगी ढंग से, मतलब कि जितना भी अपने ने पढ़ा है ना उसको बस एक बार अच्छे से रिवाइज करवाना है एनसीईआरटी से। समझ में तो आपको बहुत अच्छे सारी चीज़ें आ ही गई होंगी। अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है ना तो भाई लाइक ठोक दो, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। एंड कमेंट में बता देना आगे भी आप इसका रिवीजन करवाओगे तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी और मैं भी आपका रिवीजन बहुत अच्छे से करवा दूँगी। अब जितना भी हमने
जितना भी हमने लेक्चर्स का पढ़ा है ना उतना ही अपन एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं। वैसे ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है एनसीईआरटी के हिसाब से, बट जितना जितना टॉपिक होता जाएगा उतना उतना अपन एनसीईआरटी से पढ़ते जाएंगे। तो फटफट रीडिंग लगा लेते हैं, पढ़ तो हमने लिया ही है, ठीक है। इन द प्रीवियस चैप्टर वी लुक एट द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडर द सिस्टम प्रपोज्ड बाय विटेकर 1969, वेयर इन द suggested the 5 kingdom classification with Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. In this chapter we will deal in with further classification with kingdom Plantae, popularly known as the plant kingdom. ये तो फालतू की फारसी लिखी गई है, इससे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है द साइनोबैक्टीरिया दैट आर ऑल्सो रिफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी आर नॉट एल्गी एनीमोर। हम लोग तो पहले ही पढ़ चुके हैं। इसमें इंक्लूड होता है एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरोडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म अंडर प्लांटी, ठीक है। इन द अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज ओनली ग्रॉस सुपरफिशियली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स सच एज हैबिट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीफ एटसेट्रा. They were based mainly on vegetative characters or on the endoxium structures system given by Linnaeus. Such systems were artificial. They separated the close related species. They were based on a few characteristics. हमने आपको वैसे भी समझा दिया कि जो वेजिटेटिव करेक्टर्स है ना वो इन्वायरमेंट के साथ वैसे भी बदलते रहते हैं, तो ये उनका बड़ा ड्रॉबैक था, ठीक है। फिर उसके बाद ना इस सिस्टम को आर्टिफिशियल सिस्टम बोल दिया गया. ऑल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम गेव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल characteristic. This is not acceptable since we know that often the vegetative characters are more easily affected by environment. Of course मैंने आपको समझा दिया. As against this natural classification system developed which were based on natural affinities among the organism and consider not only the external feature but also internal feature like ultrastructure, anatomy, embryology, phytochemistry. Such classification for plant was given by George Bentham and Joseph Dalton Hooker. जो नेचुरल सिस्टम है वो किसने दिया था? जॉर्ज बेंथम एंड जॉर्ज डाल्टन हुकर, मतलब जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ बेंथर हुक ने दिया था. जबकि जो आर्टिफिशियल सिस्टम है वो दिया था कैरोलस लीनियस ने. आर्टिफिशियल सिस्टम किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने. एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस organism are accepted. This assume that organism belonging to the same text have common ancestor. We now use information from many other sources to resolve difficulties classification. These becomes more important when there is no supporting fossil evidence. Numerical taxonomy, which now easily carried out using computer, is based on all observable characters. Number and scores are assigned to all the character and the data are then proceed. In this way, each character is given equal importance and at the same time hundred of characters can be considered. मतलब इसमें ये बोला गया है कि जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है उसे बहुत अच्छा भी कर रहा है उसको भी एक नंबर दिया, जो बहुत मतलब अगर सिमिलर है तो उसको एक दिया और जो कम सिमिलर है उसको 0 दिया. मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि उन्होंने सबको एक ही देना है. कितना भी अच्छा कोई कर लो तुम्हें नंबर एक ही मिलेगा. समझाने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है. अब ये चीज़ तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दी है. अब 2 चीज़ें बची हुई हैं. एक तो बचा है साइटोटैक्सोनॉमी, दूसरा बचा है कीमोटैक्सोनॉमी. तो इसको भी अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है. सो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा. साइटोटैक्सोनॉमी दैट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर. साइटोटैक्सोनॉमी क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर पे आएगी, ठीक है. साइटोटैक्सोनॉमी क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर. कीमोटैक्सोनॉमी यूज द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट टू रिजॉल्व कन्फ्यूजन आर ऑल्सो यूज बाई टैक्सोनॉमिक दीज डेज, ठीक है. चलो अब यहाँ पूरा हमारा पूरा का पूरा लेक्चर फर्स्ट अच्छे से रिवाइज हो गया विद एनसीईआरटी डीपीपी. अब जल्दी से सॉल्व करो. कितने क्वेश्चन आपके आए हैं, कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि दीदी मेरे डीपीपी 1 में इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं एंड इस क्वेश्चन को रॉन्ग हो गया है. तो जो भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग हुआ है ना तो कृपया करके इसमें चिपका ले कॉपी में अच्छे से, सो दैट वो क्वेश्चन आपको बार बार दिखता रहे. ओके, अपन करेंगे 10 मिनट या 15 मिनट के अंदर लेक्चर नंबर सेकंड गाइज. सेकंड मेरा जुबान फिसल रही है, मुझसे रिवीजन नहीं करवाया जा रहा बट आई हैव टू गाइज. चलो लेक्चर नंबर 2 में ये साल ने फालतू की बकवास लिखी है. टॉपिक्स टू बी कवर्ड, मतलब जो भी है बकवास का मतलब ये नहीं है कि सर ने बेकार लिखा. ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट ही है कि कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे, ठीक है. तो जो गैमेटोफाइट होता है वो एन सेल्स होता है. एन सेल्स का मतलब क्या होता है? हैप्लॉइड सेल्स होता है. जबकि स्पोरोफाइट जो होता है वो 2n होता है जो कि डिप्लॉइड सेल्स होता है, ठीक है. अब कंपेरिजन हम लोग कैसे करते हो यार भाई साहब, ये टेबल आपको आई से चुटकी में याद नहीं करवा देना तो भाई मेरा नाम बदल देना. ओके, ध्यान से सुन लेना, आपको ये टेबल टिप्स पे एकदम याद हो जाएगी. सबसे पहले यहाँ पे कैरेक्टर्स एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और यहाँ पे सिर्फ 5 चीज़ें ली गई हैं. आप लोग ध्यान से याद कर लेना. सबसे पहले इसके जो 5 कैरेक्टर लिए गए वो क्या क्या है वो मैं आपको बताने वाली हूँ. सबसे पहले अपन इसमें पढ़ेंगे बॉडी लेवल क्या है, मेन प्लांट बॉडी क्या है, लाइफ साइकिल क्या है, ठीक है. बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म. जब यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो एल्गी आपको सिंपलेस्ट होगा और जो एंजियोस्पर्म होगा वो कैसा होगा? कॉम्प्लेक्स होगा. तो ये चीज़ तो कोई भी अगर पूछेगा ना कि एल्गी और एंजियोस्पर्म में से कॉम्प्लेक्स कौन है तो ऑफकोर्स आप बता देंगे कि एंजियोस्पर्म है, ठीक है. तो चलो अब बॉडी लेवल इसका पढ़ लेते अच्छी तरीके से. ओके, एल्गी जो होता है ये सबसे पहले सिंपलेस्ट प्लांट होता है और इसमें ना थैलॉइड पाया जाता है. थैलॉइड का मतलब होता है कि इसमें ट्रू रूट, ट्रू स्टेम्स, ट्रू लीव्स नहीं पाई जाती, वो अब्सेंट होती हैं. ऐसे ही सेम केस ब्रायोफाइट में भी होता है. इसको भी थैलॉइड बोला जाएगा. थैलॉइड उसको बोला जाता है जिसमें ट्रू रूट,
स्टेम्स और लीव्स absent होती है। टेरिडोफाइट में ट्रू लीव्स और स्टेम लीव्स प्रेजेंट होती है, मतलब इसमें सब कुछ ट्रू प्रेजेंट होता है, इसलिए ये नॉन थैलोइड है। जिम्नोस्पर्म भी नॉन थैलोइड है और एंजियोस्पर्म तो वैसे भी कॉम्प्लेक्स है, तो ये भी वही होगा, नॉन थैलोइड। ओके, समझ में आया। बॉडी लेवल में जो एल्गी होता है वो थैलोइड होता है, ब्रायोफाइट थैलोइड होता है, बाकी सारे के सारे नॉन थैलोइड होते हैं। एल्गी और ब्रायोफाइट में ही थैलोइड पाया जाता है, जिसमें ट्रू रूट, ट्रू स्टेम्स, ट्रू लीव्स absent पाई जाती है। बाकी जितने की तीन है ना, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये ना नॉन थैलोइड होते हैं, इसमें ट्रू रूट, ट्रू स्टेम्स, लीव्स पाई जाती हैं। ओके, दूसरा आता है मेन प्लांट बॉडी। इसकी ना एल्गी और ब्रायोफाइट की तो गैमेटोफाइट होती है, गैमेटोफिटिक होती है। मेन प्लांट बॉडी एल्गी और ब्रायोफाइट की गैमेटोफिटिक होती है। ठीक है, सेम का मतलब यही है कि जो एल्गी में गैमेटोफिटिक है ना, वही ब्रायोफाइट में भी गैमेटोफिटिक है। और टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में स्पोरोफिटिक होती है। कैसी होती है? स्पोरोफिटिक। जबकि जो मेन प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफिटिक है, तो लाइफ साइकिल भी इसकी गैमेटोफिटिक होगी। ठीक है, और ब्रायोफाइट में भी सेम गैमेटोफाइट ही होगा, और टेरिडोफाइट में स्पोरोफिटिक, इसमें जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में भी स्पोरोफिटिक। ठीक है, तो हमने तीन चीज़ें अच्छे से कवर कर ली, बॉडी लेवल, मेन प्लांट बॉडी, लाइफ साइकिल। बॉडी लेवल इसमें क्या होगा, ये तीन चीज़ें मैंने आपको अच्छे से कंप्लीट कर। उसके बाद ना आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि मैंने बताया था कि बॉडी लेवल में एल्गी तो थैलोइड होती है, ब्रायोफाइट पे भी थैलोइड होता है, जबकि टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म नॉन थैलोइड होते हैं। ठीक है, और जो मेन प्लांट बॉडी होती है एल्गी और ब्रायोफाइट में, वो कैसी होती है? गैमेटोफिटिक। कैसी होती है? गैमेटोफिटिक। कैसी होती है? गैमेटोफिटिक। और जबकि टेरिडोफाइट में कैसी होती है? स्पोरोफिटिक। बाकी सब में भी स्पोरोफिटिक। लाइफ साइकिल जो होती है एल्गी और ब्रायोफाइट में गैमेटोफिटिक होती है, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में भी स्पोरोफिटिक। अब मैं तुम्हें जो समझाने वाली हूँ ना, ध्यान से सुन लेना, ध्यान से, एकदम अच्छे से। तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या होता है, इंडिपेंडेंट पार्ट कौन होता है? तो एक बात बताओ, मैं तुम्हें सिर्फ याद कराने की ट्रिक बता रही हूँ, ध्यान से सुन लो। जो मेन प्लांट बॉडी है ना, गैमेटोफिटिक जो है, तो वो तो इंडिपेंडेंट रहेगी, लेकिन उसके अलावे जो होगी वो डिपेंडेंट रहेगी। तो यहीं पे वैसा ही है कि जो स्पोरोफाइट होता है वो डिपेंड्स करता है गैमेटोफाइट पे, जबकि जो गैमेटोफाइट है वो तो हमारी मेन प्लांट बॉडी है, तो वो तो इंडिपेंडेंट होगी ही होगी ना। अच्छे से याद करने की बता रही हूँ ट्रिक, ध्यान से सुन लेना, बस एक केस में वो होगा। और वैसे ही ब्रायोफाइट में, अब खुद सोचो, ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक है, तो गैमेटोफिटिक तो इंडिपेंडेंट होगी ना, जबकि जो स्पोरोफाइट है वो ऑफकोर्स डिपेंडेंट होगा किस पे? गैमेटोफाइट पे। किसके लिए? फूड के लिए। ठीक है, वैसे ये टेरिडोफाइट इतना इंपॉर्टेंट है ना गाइस, इसमें आपको क्या करना है कि जो टेरिडोफाइट होता है इसमें स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बोलो। चलो अब अच्छे से याद कर लो कि जो टेरिडोफाइट होता है इसमें गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक बहुत ही इंडिपेंडेंट होते हैं ऑफकोर्स। और इस वाले में जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, गैमेटोफिटिक डिपेंड्स करता है स्पोरोफाइट पे, जबकि स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट होता है, जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी। ऐसा ही सेम एंजियोस्पर्म में होता है। गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट होते हैं ईच अदर। गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। बस्कुलर टिश्यू जो होता है वो दो में एब्सेंट होता है, किसमें? एल्गी में और ब्रायोफाइट में, जबकि टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होता है। आई थिंक मैंने आपको बहुत अच्छे से याद करवा दिया है। चलो अब पढ़ते हैं एल्गी। एल्गी जो होती है वो सिंपलेस्ट प्लांट होती है, हैज़ थैलोइड बॉडी, जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ाया। फोटोसिंथेसिस लार्जली एक्वाटिक, फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर, मोस्ट सॉइल, मोस्ट रॉक ट्री। ठीक है, समझ में आ रहा है गाइज कि नहीं आ रहा है? मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ बोल बोल के, अब बस थोड़ा सा रिकॉर्ड और करना है, तो ध्यान से सुन लो। मैराइन वाटर मोस्टली होता है, यहाँ पे मैराइन वाटर मोस्टली होता है। एल्गी शो डिफरेंट एसोसिएशन। अगर एल्गी मतलब शो करती है अलग अलग एसोसिएशन, एल्गी प्लस फंगी होगा तो लाइकेन, एल्गी प्लस फंगी लाइकेन, एल्गी प्लस फंगी लाइकेन। ठीक है, बिकम ग्रीन फॉर कैमोफ्लेज, मतलब वो ग्रीन हो जाती है कैमोफ्लेज करने के लिए, तो वो करेगी विथ स्लोथ वियर प्लस एल्गी, विथ स्लोथ वियर प्लस एल्गी, विथ स्लोथ वियर प्लस एल्गी। लिव इन बेट हेयर ऑफ वियर, क्या है? लिव इन बेट हेयर ऑफ वियर। ओके, बिकम्स ग्रीन फॉर कैमोफ्लेज विथ स्लॉथ वियर प्लस एल्गी, और लिव इन बेट हेयर ऑफ वियर। ठीक है, अब हैबिट के बारे में अपन जल्दी से पढ़ लेते हैं। ठीक है, उससे पहले से अच्छे से याद कर लेते हैं। ये वाली चीज़ तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई है ना, तो वही सिमिलर चीज़ें आप लोग ध्यान से सुन लो। सिंपलेस्ट प्लांट होता है, हैज़ थैलोइड बॉडी, फोटोसिंथेसिस लार्जली एक्वाटिक, फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर, मोस्ट सॉइल, मोस्ट रॉक ट्री, ये सारा होता है। एल्गी सो डिफरेंट एसोसिएशन, लाइकेन, एल्गी प्लस फंगी, बिकम्स ग्रीन फॉर कैमोफ्लेज विथ स्रोत बियर प्लस एल्गी, लिव इन बेट हेयर ऑफ बियर। ठीक है, हैबिट का मतलब होता है कैसे दिखते हैं, हैबिट का मतलब यहाँ पे है कैसे दिखते हैं, तो वो बड़े अजीब दिखते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा वेरी डाइवर्स दिखते हैं। जैसे कि कॉलोनियल होगा तो वो वॉलवॉक्स होगा, कॉलोनियल होगा तो वो वॉलवॉक्स होगा, कॉलोनियल होगा तो वॉलवॉक्स होगा, कॉलोनियल होगा तो वॉलवॉक्स होगा, फ्लामेंटस होगा तो एलोथ्रिक्स और स्पाइरोगारा होगा, फ्लामेंटस होगा तो एलोथ्रिक्स और स्पाइरोगारा, फ्लामेंटस होगा तो एलोथ्रिक्स और स्पाइरोगारा होगा, मैसिव होगा तो मैरिन कैल्प होगा, और 100 मीटर का है ये, मैरिन कैल्प 100 मीटर, मैसिव है तो मैरिन कैल्प 100 मीटर, मैसिव है तो मैरिन कैल्प 100 मीटर। ठीक है, समझ में आ रहा ना? फ्लामेंटस, एलोथ्रिक्स, स्पाइरोगारा, मैसिव, मैरिन कैल्प 100 मीटर। ठीक है, मैसिव, मैरिन कैल्प 100 मीटर। यूनिसेलर जो होता है वो क्लैमिडोमोनास होता है, यूनिसेलर
क्लैमिडोमोनास होता है, ठीक है। और ये हमने इसे समझाने के लिए बता दिया है। ये डॉटर कॉलोनी, ये है पेरेंट कॉलोनी। डॉटर कॉलोनी को सेनोबियम बोलते हैं, सीनोबियम भी बोलते हैं। डॉटर कॉलोनी को सीनोबियम भी बोलते हैं, डॉटर कॉलोनी को सेनोबियम भी बोलते हैं। ओके गाइस, डॉटर कॉलोनी को क्या बोलते हैं? सिनोबियम। डॉटर कॉलोनी को क्या बोलते हैं? सिनोबियम। वेरी डाइवर्स होते हैं। कॉलोनियल बॉलवर्क, फिलामेंटस, लोथ्रिक्स, स्पायरोगारम, ऐसे मैरिन, कैल्प, 100 मीटर, यूनिसेलुलर क्लैमिडोमोनास, ठीक है। अब आते हैं रिप्रोडक्शन इन एल्गी पे। बड़ा आपका फेवरेट टॉपिक गाइस, रिप्रोडक्शन इन एल्गी। ओके, यहाँ पे अपन पढ़ेंगे 3 टाइप का रिप्रोडक्शन। पहला वेजिटेटिव, दूसरा एसेक्सुअल, थर्ड पढ़ेंगे सेक्सुअल, ठीक है। वेजिटेटिव जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। फ्लामेंटेशन, यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगला, फ्लामेंटस, यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगला, फ्लामेंटस, यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगला, ठीक है। इसमें क्या होता है? फ्रेगमेंट और फ्लामेंट कैन गिव राइज टू न्यू एल्गी, मतलब जो फ्रेगमेंट्स होते हैं या इनके फ्लामेंट्स होते हैं वो नए एल्गी में राइज कर जाते हैं, ठीक है। तो वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, जिसमें यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगारा आता है। वेजिटेटिव मैं बता दिया। एसेक्सुअल जो होता है, बढ़िया से याद कर लेना भाई, क्वेश्चन आता है इसमें डीपीपी का, सॉल्व करेंगे आप डीपीपी सेकंड, ठीक है। मोस्ट कॉमन स्पोर्ट्स होते हैं वो फ्लैजिलेटेड होता है, जूस फॉर मोर्टाइल, जर्मिनेट एंड गिव राइज टू न्यू एल्गी। मोस्ट कॉमन स्पोर्ट्स आर फ्लैजिलेट, जूस फॉर मोर्टाइल, जर्मिनेट एंड गिव राइज टू न्यू एल्गी। मोस्ट कॉमन स्पोर आर फ्लैजिलेटेड, जूस फॉर मोर्टाइल, जर्मिनेट एंड गिव राइज टू न्यू एल्गी। मोस्ट कॉमन स्पोर्ट्स आर फ्लैजिलेटेड, जूस फॉर मोटाइल, जर्मिनेट एंड गिव राइज टू न्यू एल्गी। ओके, एसेक्सुअल भी खत्म, वेजिटेटिव भी खत्म। अब पढ़ेंगे सेक्सुअल। सेक्सुअल में क्या आएगा? आइसोगैमस, सेम गैमेट। 2 टाइप के होते हैं, एक होता है नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगैमस, दूसरा होता है फ्लैजिलेटेड आइसोगैमस। नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगैमस में क्या आता है? इसमें कोई भी फ्लैजिला नहीं पाया जाता है, तो इसका एग्जाम्पल है तो ये आइसोगैमस ही, बट ये नॉन फ्लैजिलेटेड है। भाई बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है इसका, तो दिमाग में बसा लो कि नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगैमस बोल दिया तो स्पायरोगारा आएगा, फ्लैजिलेटेड बोल दिया तो यूलोथ्रिक्स आएगा, नॉन फ्लैजिलेटेड बोल दिया स्पायरोगारा, फ्लैजिलेटेड यूलोथ्रिक्स, फ्लैजिलेटेड यूलोथ्रिक्स, फ्लैजिलेटेड आइसोगैमस, यूलोथ्रिक्स, नॉन फ्लैजिलेटेड स्पायरोगारा, एनाइसोगैमस, नॉन सिमिलर, यूड्रीना, इसका एग्जांपल है यूड्रीना, एनाइसोगैमस यूड्रीना, एनाइसोगैमस यूड्रीना, ठीक है। ऊगैमस, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस आ जाएगा, ऊगैमस, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस आ जाएगा, ऊगैमस, वॉल्वॉक्स एंड 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 फ्यूकस, ऊगैमस, वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस, ऊगैमस, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस एंड ऊगैमस, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। भाई साहब यार मेरा दिमाग का दही हो रहा, थोड़ा सा बचाएगा इस कर लो। और अगर वीडियो काफ़ी लंबी लग रही है ना तो प्लीज़ 2x पे देख लेना, ओके, बट देखना पूरी, ओके। अगर आपने यहाँ तक देखी है ना तो भाई मुझे ग्रीन कमेंट करना, जिससे मुझे पता चल जाए आपने ये वीडियो पूरी देखी है, ओके। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, 6CO2 + 6H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल, C6H12 + 6O2, ठीक है, 6CO2, दे डू अराउंड हाफ ऑफ टोटल फोटोसिंथेसिस और कार्बन फिक्सेशन ऑन अर्थ। और जो C6H12 O6 है ये फूड है, इट इज़ द मेन कंपोनेंट प्रोड्यूसर ऑफ एक्वाटिक फूड चेन, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? 17 फूड का, इट इज़ द मेन कंपोनेंट प्रोड्यूशन ऑफ एक्वाटिक फूड चेन। इसमें ग्रेटर देन 17 मैरिन एल्गी स्पीसीज कैन मेक हाई अमाउंट ऑफ फूड, जैसे कि LPS, लेमिनेरिया, फॉरफायरा और सरगैसम, ठीक है। LPS, लेमिनेरिया, फॉरफायरा, सरगैसम, 17 मैरिन एल्गी स्पीसीज कैन मेक हाई अमाउंट ऑफ फूड, LPS, लेमिनेरिया, फॉरफायरा, सरगैसम। और जो O2 होता है वो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ डिजॉल्व O2 इन देयर इन्वायरमेंट, इमीडिएट इन्वायरमेंट। गाइस हम नोट पढ़ते हैं, अगर जो होता है वो ड्राइव्ड होता है जेलेडियम एंड ग्लिसरेलिया, इट इज़ ए सॉलिडिफाइड एजेंट, आइसक्रीम जेलीज टू सॉलिडिफाइड कल्चर मीडियम टू ग्रो बैक्टीरिया, इट इज़ ए सॉलिडिफाइड एजेंट, आइसक्रीम जेलीज टू सॉलिडिफाइड कल्चर मीडियम ग्रो बैक्टीरिया। नोट, सम मैरिन एल्गी कैन मेक हाइड्रोक्लोराइड्स माने H2O होल्डिंग सब्सटेंसेस, एल्गिन AB, ब्राउन एल्गी, तो याद कर लें, एल्गिन बोल दिया, ब्राउन एल्गी, कैरागिन, रेड एल्गी, एल्गिन, ब्राउन एल्गी, कैरागिन, रेड एल्गी, एल्गिन, ब्राउन एल्गी, कैरागिन, रेड एल्गी, एल्गिन, ब्राउन एल्गी, एल्गिन, ब्राउन एल्गी, एल्गिन, ब्राउन एल्गी, एल्गिन, ब्राउन एल्गी, कैरागिन, रेड एल्गी। क्लोरेला रिच इन प्रोटीन यूज्ड बाय स्पेस ट्रैवलर्स, क्लोरेला रिच इन प्रोटीन यूज्ड बाय स्पेस ट्रैवलर। स्पाइरुलिना, पता नहीं मैं क्यों लिख रही हूँ गाइस, सुनो। अब हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट, मतलब सॉरी लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट होता है। इसकी जो NCERT बची है वो कल करेंगे। मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। सो चलो बाय।